IJB and Dr. Naran Setor, Assistant Professor, Department of Cellular, Faculty of Addiction, Development in Singapore. In this class, we discuss about uh, initial part of Vrana Chikitsa. Today's class, we discuss the first part of Vrana Chikitsa. Let's begin with Sodhan Chikitsa. Sodhan Chikitsa. शोधन चिकित्सा में क्या करते हैं, उपरोक्त चिकित्सा उपक्रम पर विधि पक्व होने पर उसका पाठन करें और उत्पन्न दुष्ट व्रण व्रण के शोधन के लिए आरक कषाय का उपयोग करें। हरिद्रा त्रिवर्त सत्तु तिल आदि द्रव्य शहद के साथ एकत्र करके व्रण पूर्ण करे और सम्यक बंद बांधे। रोपण चिकित्सा। रोपण चिकित्सा शोधन के बाद अपन रोपण चिकित्सा ये चिकित्सा अध्याय 16 में बताया है कि व्रण का सम्यक शोधन होने पर कुलती दंती निशोत्तरा तिल वक्ष तथा गोमूत्र के द्वारा सिद्ध तेल का व्रण रोपण उपयोग करें। रक्तज आगंतुक विद्युत चिकित्सा। रक्तज आगंतुक विद्युत में पित्तज विद्युत के समान चिकित्सा करनी चाहिए। सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 16 में बताया गया है पित्त विद्युत वत सर्वा क्रिया से रक्तज आगंतुक विद्युत में पित्तज विद्युत के समान चिकित्सा करनी है। स्तन विद्युत चिकित्सा। वागवट में स्पेशली स्तन विद्युत बताया था। स्तन विद्युत के समान ही चिकित्सा करनी चाहिए, परंतु विद्युत का पाक होने पर उपना का प्रयोग न करें, बल्कि यथेष्ट भोजन के द्वारा विद्युत को पक्व करने का प्रयत्न करें, क्योंकि स्तन की निर्मित मर्दों मांस से होती है और उपनाह का प्रयोग करने पर मांस में स्तन में मांस का शीघ्रता से व्यापक प्रमाण में खोत होकर स्तन का विदारण हो जाता है। शस्त्रक्रम चिकित्सा में अपन क्या कर सकते हैं, स्तन विद्युत में दुग्धवाही नाड़ियों दोनों कृष्ण को वृद्धि करके ही छेद करते हैं। आम विदग्ध पक्व स्तन विद्युत की अवस्था में धात्री के स्तन के पुनः दूध का निर्णय करते हैं। डलचार्य के अनुसार अमावस्या निर्णय करने पर अगली नहीं होती, अर्थात विदग्ध अवस्था प्राप्त नहीं। इस प्रकार पच्यमान अवस्था में स्तन वितरण करने से विपाक अवस्था में निर्णय करने से नाड़ी व्रण की उत्पत्ति नहीं होती है। स्तन विद्युत की किसी भी अवस्था में दूषित स्तन निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आभ्यंतर विद्युत चिकित्सा। सुश्रुत ने अपक्व आभ्यंतर विद्युत की चिकित्सा स्वतंत्र रूप से बताई है। अपक्व आभ्यंतर विद्युत चिकित्सा। आभ्यंतर विद्युत की अपक्व अवस्था में वरुणादि गण की औषधियों के कषाय उसकारी गण की औषधियों के पक्ष पे चूर्ण के साथ प्राशन करवाएं। इसी वर्ग के औषधि द्रव्यों से और विवेचन औषधियों से सिद्ध ग्रंथ का प्रतिदिन काल में सेवन करने से विद्युत का नाश होता है। उपरोक्त औषधि गण के द्रव्य में तेल मिलाकर उसका अनुवासन तथा स्तवन वस्ती रुग्ण को तत्काल दें। तद दोषों के अनुसार अनुरूप पान आलेप भोजन के लिए वर्णित द्रव्य में मधु सिक्रू त्वचा की छाल चूर्ण के रूप में उसका उपयोग करना चाहिए। इससे अपक्व आभ्यंतर विद्युत का नाश होता है। साथ ही जल कांजी गौमूत्र सुरा के साथ मधु सिक्रू की त्वचा का चूर्ण अथवा वात आदि दूसरे द्रव्यों के पात्र में शिला जतु मिलाकर प्राशन करें। तो ये सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 16 में बताया। शुंठी देवदारू निर्मित दारू मिश्रित प्रधान गुगलू यानी गुगलू में साक्ष का सेवन करते हैं। साथ ही स्नेह अनुपान अनुलोम द्रव का नित्य उपयोग करते हैं। वाग्भट की चार्य के अनुसार सर्व प्रकार के विद्युत में सभी अवस्था में तद दोष के अनुरूप और द्रव्यों के कार्य के साथ गुगलू शिला जतु सेवन करना चाहिए।
उपरोक्त वर्णित आबंध चिकित्सा का सदैव तत्परता से प्रयोग करना चाहिए। कोशिश विद्यार्थी को पक्वावस्था प्राप्त नहीं देना। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि विद्यार्थी को पक्वावस्था की प्राप्त न उसको अपक्वावस्था में ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर पक्वावस्था में चले जाए तो अपक्व विद्यार्थी का पाक होने पर साथ विदग्धावस्था प्राप्त होने पर पूर्णतः ठीक होने पर संपूर्णतः देवहीन होता है। अर्थात पक्व विद्यार्थी की चिकित्सा कष्टप्रद होती है। सुश्रुत ने बताया, न उपगच्छेत यथा पाकम प्रयतेत यथा तथा विषय। वाग्भट ने लिखा, पाकम च वार्येत यत्न असिद्धि पक्के ही देवी की, अर्थात वो देवी की चिकित्सा के अधीन होती है। पक्व आभ्यंतर विधि, ये सब अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो सब आभ्यंतर अपक्व विद्यार्थी की चिकित्साएं बताई गई थी। जो सुश्रुत और वाग्भट ने, सुश्रुत ने चिकित्सा अध्याय 16 में बताई है और सुश्रुत ने चिकित्सा अध्याय वाग्भट ने चिकित्सा अध्याय 13 में बताई है और सुश्रुत ने चिकित्सा अध्याय 16 में बताई है। पक्व आभ्यंतर विद्यार्थी, अब अपन पढ़ रहे हैं पक्व आभ्यंतर विद्यार्थी। सुश्रुत ने बताई पक्व आभ्यंतर विद्यार्थी। आभ्यंतर विद्यार्थी में पक्वावस्था के लक्षण उत्पन्न होते हैं पर तथा में उससे निर्माण पर निम्न प्रकार की चिकित्सा करने का उपदेश गया है, जो अपन अगले अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। अपन ने इस क्लास में कफज विद्यार्थी की चिकित्सा का अपन ने कफज विद्यार्थी की चिकित्सा अपन ने पढ़ी, तो जिसमें शोधन रोपण चिकित्सा बताई हुई। उसके बाद में रक्त आगंत विद्यार्थी की चिकित्सा पढ़ी। उसके बाद में अपन ने स्तन विद्यार्थी की चिकित्सा पढ़ी। स्तन विद्यार्थी में अपन शस्त्र चिकित्सा अपन ने देखा। फिर उसके बाद सुश्रुत ने आभ्यंतर विद्यार्थी की चिकित्सा बताई, जो दो प्रकार से हुए, अपक्व आभ्यंतर विद्यार्थी चिकित्सा और पक्व आभ्यंतर विद्यार्थी चिकित्सा। बाकी का भाग अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जयपुर। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any doubts and query, please mention in comments box. I will resolve it soon. Thank you, students. सवाल भी कहा जाता है। Let's begin with संचय। एतानि खलु दोष स्थानानि येषु संचयते दोषः प्राक् संचय हेतु उक्तः। तत्र संचितानां खलु दोषाणां स्तब्धपूर्णकोष्ठता पीतावास्ता मन्दोष्मता च अंगानां गौरवम् आलस्यं च कारणाद् विशेषश्च लिंगानि भवन्ति। ये संचय बताइए। प्रथम क्रियाकाल तत्र प्रथम क्रियाकाल सुसुप्त स्थान के 21वें अध्याय में बताया गया। इस अर्थात इसमें दोषों का संचय होता है। तत्र संचित खलु दोषाणाम, ये संचित दोष शब्दपूर्ण कोष्ठता, पीतावस्था, मंदोष्मता, अंगों में गौरव, भारीपन, आलस्य, ये आदि लक्षण इनमें दिखाई देते हैं।
प्रकोप तेषां प्रकोपात् कोष्ठतोषसञ्चरणम् अम्लिका पिपासाः परिदाः तन्नद्वेषोत्क्लेश जायन्ते। द्वितीय क्रियाकालम सूत्र 21 अध्याय 27। प्रकोप ये संचित दोषों का अगर प्रथम क्रियाकाल में चिकित्सा नहीं की गई तो ये दोष संचय होकर प्रकोप अवस्था को प्राप्त होते हैं। उन प्रकोप अवस्था में प्राप्त निम्न लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कोष्ठतोष संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्य द्वेषोत्क्लेश जायन्ते। द्वितीय क्रियाकालों सूत्र 21 का अध्याय 27 में बताया है। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया है, अगर द्वितीय क्रियाकाल में चिकित्सा नहीं की गई तो ये दोष प्रकोप होकर प्रसर हो जाएंगे, अर्थात प्रसरावस्था में प्रवेश कर जाएंगे। अगर द्वितीय अवस्था प्रकोपावस्था में इनका शोधन सामान्य शोधन चिकित्सा के द्वारा ठीक है तो ये अगली अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही अगली अवस्था में प्रवेश करते जाएंगे इनके रोगों की साध्यता बढ़ती जाएगी। प्रसर अपन डिस्कस करेंगे प्रसर इतएव पंचदशता प्रसरन्ति सूत्र 21 अध्याय 28। पंचदशता प्रसरन्ति अर्थात ये 15 प्रकार से दोष वात पित्त कफ दोष 15 प्रकार से प्रसारित हो सकते हैं। उनके निम्न लक्षण होते हैं, एवं प्रकोपितानां प्रसरतां च वायु विमार्गमनम् आटोपो ओष जोष परिदाय धूमायनानि लिप्तस्य अरोचक विपाकंग सर्दिश्चति श्लेष्मणो लिंगानि भवन्ति। तृतीय क्रियाकालम सूत्र 21 और 28। प्रकृति ये दोष प्रसरावस्था में होते हुए वायु के विमार्गमन आटोप ओष जोष परिदाय धूमायनी पित्तस्य अरोचक विपाक अंगसाद छर्दिश्चति श्लेष्मणो लिंगानि भवन्ति। ये लिंग उनमें दिखाई देते हैं। अगर द्वितीय अवस्था में अगर इनकी चिकित्सा कर दी गई तो ये प्रसरावस्था आगे साध्य अवस्था में चलने हुए वहीं दोषों का शमन हो जाएगा। अब स्थान प्रकोपितानां तां शरीर प्रदेशस्य तां कार्यान् जयन्ति तत्र पूर्वरूपे सूत्रस्य चतुर्थस्य काल। ये प्रकृति दोष शरीर में प्रवेश करते हुए जहाँ जहाँ संस्थान व्याधि उत्पन्न करते हैं तत्र पूर्व रूप होते, इसमें व्याधि के पूर्व रूप दिखाई देते हैं। ऐसा क्रियाकाल ये चतुर्थ क्रियाकाल है। व्यक्तावस्था तत्र ऊर्ध्वं व्याधि दर्शनम वक्षाम सोप अर्बुद ग्रंथि विदर्दि विसर्ग प्रवृत्तीनां प्रवृत्त लक्षणाम ज्वर अतिसार प्रवृत्तीनां च तत्र पंचम क्रियाकाल। व्यक्तावस्था में पंचम क्रियाकाल होता है। अर्थ लास्ट वेदावस्था तत्र ऊर्ध्वम तेषाम् अवधीनानां अणुभावोत्पन्नानां षष्ठं क्रियाकालं ज्वरतिसार प्रवृत्तीनां च दीर्घकालानुबन्धी तत्र प्रत्येककालानुसारी। ये इसकी
discussion about digital version 2.0 Jyoti Vidya Bhutan. We are certified with digital session. If you haven't downloaded the implement